हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का स्टेरिलाइजेशन बाय आरबीआई। इन गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करने वाले हैं ना भाई, वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करने वाले हैं। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। आरबीआई ऑफन यूजेस इट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी क्रिएशन फॉर स्टेबलाइजिंग द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। यहाँ लिखा है कि भाई आरबीआई जो है, सबको पता है, मनी के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है। किस लिए यूज़ करती है? ताकि वो मैनेज कर सके स्टॉक ऑफ मनी या मनी सप्लाई को जो है मैनेज कर सके, एक्सटर्नल शॉक से उसे बचा सके। एक्सटर्नल शॉक यानी बाहर से कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी या थ्रेटन आ जाए तो हम उससे कैसे डील करें, ये चीज़ मैनेज करने का काम आरबीआई का है। और किसकी हेल्प से मैनेज करती है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी की हेल्प से। Suppose, due to future growth prospects in India, investors from across the world increase their investment in Indian bonds. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज़ क्या होता है भाई, इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के जैसे कि चांसेस है, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो वर्ल्ड में हर एक देश से इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे इंडियन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करने को खुश हैं और करते भी हैं, करने में इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है। एंड आर लाइकली टू यील्ड अ हाई रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि उनको पता है कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिलना है, हमें बेनिफिट मिलना है अगर हम इंडियन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो दे विल बाय दीज बॉन्ड्स विद फॉरेन करेंसी। अब वो लोग क्या करेंगे भाई, उनके पास तो फॉरेन करेंसी है, यानी उनके पास खुद के देश की करेंसी है, वो इसी करेंसी से बॉन्ड्स खरीद लेंगे हमारे देश के, हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। सिंस वन कैन नॉट परचेज गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट विद फॉरेन करेंसी। लेकिन अब बात क्या है कि कोई भी इंसान को अगर गुड्स खरीदने हैं डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया के मार्केट से, इंडिया में रहकर, तो भाई वो फॉरेन करेंसी में ये गुड्स नहीं खरीद सकता है ना। अब आप जाओ दुकान पे और डॉलर दो किसी को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, दुकान वाले रुपीज़ एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारे देश की करेंसी है। अ पर्सन हु सेल्स दीज बॉन्ड्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स विल एक्सचेंज हर फॉरेन करेंसी होल्डिंग इनटू रुपी एट अ कमर्शियल बैंक। भाई जो भी इंसान है जिसने ये बॉन्ड्स फॉरेन के इन्वेस्टर्स को बेचे थे, सपोज़ इंडिया में कोई इंसान है, उसने हमारे देश के बॉन्ड्स बेच दिए फॉरेन के लोगों को, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो फॉरेनर्स ने उन्हें उसके बदले फॉरेन करेंसी दे दी, ठीक है। तो अब वो फॉरेन करेंसी से हम गुड्स नहीं खरीद सकते जैसे कि मैंने बताया, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है कमर्शियल बैंक के पास लेकर जाएंगे और बोलेंगे इसको रुपीज़ में एक्सचेंज कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो रुपी चलता है ना। द बैंक इन टर्न विल सबमिट दिस फॉरेन करेंसी टू आरबीआई। अब बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा जो उसके पास फॉरेन करेंसी आई है, यानी जिस भी बंदे ने, जैसे कि मैं हूँ, मैंने जाके फॉरेन करेंसी को कमर्शियल बैंक में जमा करा दिया, तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इस फॉरेन करेंसी को आरबीआई के पास लेके जाएगा, वो ये आरबीआई के पास जमा करा देगा फॉरेन करेंसी को, और आरबीआई इसके बदले क्या करेगी, उस फॉरेन करेंसी के बदले बैंक में उतना ही पैसा क्रेडिट कर देगी। जैसे कि मैंने अगर 1,00,000 रुपए की फ़ॉरेन करेंसी दी, तो वो फ़ॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट करके टोटल जितने भी रुपए बनते हैं, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए, जितने भी उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके रुपी बनते हैं, वो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के बैंक में क्रेडिट कर देगी, यानी पैसा डाल देगी, जमा करा देगी। What kind of adjustments takes place from this entire transaction? अब यहाँ बोले हैं किस किस टाइप की ट्रांजेक्शन हुई है, किस किस टाइप की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, यहाँ वो देखेंगे। The commercial banks total reserves and deposits remain unchanged. भाई कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स हैं या डिपॉजिट्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब जो रिज़र्व उनके जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, या पैसे जितने जमा हो रखे हैं वो उतने ही रहेंगे, वो कम ज़्यादा नहीं होंगे। इट हैज़ परचेज द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द सेलर यूजिंग इट्स वॉल्ट कैश। और जो भी उन्होंने फॉरेन करेंसी खरीदी होगी वो अपने वॉल्ट कैश के थ्रू खरीदी होगी। हाँ ठीक है,
वो वॉल्ट कैश डाउन यानी कम हो जाएगा क्योंकि हमने उससे फॉरेन करेंसी खरीद लिया। लेकिन अब हमारे पास जो फॉरेन करेंसी आई थी वो फॉरेन करेंसी तो बैंक ने क्या किया था, आरबीआई को दे दी थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना यहाँ पे कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्या करेंगे, सारी फॉरेन करेंसी को आरबीआई को दे देंगे। तो फॉरेन करेंसी जो है बैंक ने आरबीआई को दे दी, वो गोज़ अप यानी बढ़ जाएगी, है ना। इक्विवेलेंट अमाउंट यानी बराबर अमाउंट से, मतलब जितने का अमाउंट का हमें जो हमने पे किया था उतना ही अमाउंट हमें फॉरेन करेंसी को जब हम आरबीआई को देंगे उसके बदले वो हमें रुपये में पैसा दे देगी, तो वो अमाउंट सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो हमारे रिसोर्सेज में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, जितने पैसे आए उतने पैसे चले गए, बात ख़त्म। देयर विल हाउ एवर बी इंक्रीमेंट्स इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। लेकिन आरबीआई की बैलेंस शीट की बात करें तो वहाँ पे इंक्रीमेंट यानी बढ़ जाना, एसेट्स भी बढ़ जाएंगे और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी आरबीआई की। आरबीआई's फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स गोज़ अप। अब आरबीआई के जो पास फॉरेन एक्सचेंज है गोज़ अप यानी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि कमर्शियल बैंक गया था आरबीआई के पास, उसने उसको फॉरेन करेंसी दी थी, इसलिए आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी। On the other hand, the deposits of commercial banks with RBI also increase by an equal amount. साथ ही साथ जो कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी कमर्शियल बैंक के पास पहले आई थी, फिर कमर्शियल बैंक ने जाके वो आरबीआई को दी थी कि भाई ये लो फॉरेन करेंसी, और आरबीआई ने फॉरेन करेंसी लेके कमर्शियल बैंक के अकाउंट में उसके बराबर का इक्वल अमाउंट का पैसा डाल दिया था, यानी जितने की फॉरेन करेंसी थी उसे रुपये में कन्वर्ट करके अकाउंट में डाल दिया था। बट दैट मीन्स एन इंक्रीज, इससे हमारा क्या होगा, हमारी हाई पावर्ड मनी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी बढ़ जाएगी इज इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। कैसे, क्योंकि भाई क्या बात है, आरबीआई के में जो हाई पावर्ड जो मनी है बेसिकली उसके अंदर क्या आता है, जो कमर्शियल बैंक के जो पैसे आरबीआई के पास पड़े हुए हैं ना वो भी आते हैं, है ना। तो वो पैसा बढ़ गया है, कमर्शियल बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो पैसा बढ़ चुका है, तो हाई पावर्ड मनी बढ़ गया है। तो आरबीआई की इस तरह से लाइबिलिटी भी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि वो पैसा तो कमर्शियल बैंक का है ना, वो तो आरबीआई को एक टाइम के बाद वापस करना है। सिर्फ आरबीआई ने कुछ समय के लिए रखा हुआ है क्योंकि कमर्शियल बैंक ने उन्हें बोला है कि ये पैसा तुम अपने पास रखो, जब भी कमर्शियल बैंक मांगेंगे आरबीआई को देना पड़ेगा। सो अब क्या होगा, जो मनी मल्टीप्लायर है और मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि भाई वो पैसा जो है ना बेसिकली बैंक में आया है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में आ गया है, क्योंकि बैंक उस पैसे को खाएगा तो है नहीं, बैंक वो पैसा लोन पे देगा किसी न किसी इन्वेस्टर को या किसी भी बंदे को, तो वो पैसा कैसे ना कैसे करके हमारी इकोनॉमी में ही घूमेगा, है ना, हमारी मनी सप्लाई बढ़ ही जाएगी उसकी वजह से। दिस इंक्रीज्ड मनी सप्लाई मे नॉट ऑल टुगेदर बी गुड फॉर इकोनॉमीज हेल्थ। लेकिन ये जो मनी सप्लाई अचानक बढ़ गई, यानी इतना ज़्यादा जो हमारे देश में वो फॉरेन करेंसी आने की वजह से जो इतना ज़्यादा पैसा बन गया है अब, वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है भाई, इतना ज़्यादा पैसा एकदम से आना। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों अच्छा नहीं है इतना पैसा आना, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अनचेंज है। 100 यूनिट्स अगर गुड्स बन रहे हैं तो 100 ही यूनिट्स गुड्स बन रहे हैं, गुड्स नहीं बढ़े हैं ना कम हुए हैं, बस पैसा ज़्यादा हो गया है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, मनी का स्टॉक ज़्यादा हो गया हमारी इकोनॉमी में। द एक्स्ट्रा मनी विल लेड टू इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ ऑल कॉमोडिटीज़। अब ये जो इतना एक्स्ट्रा पैसा हो गया हमारी इकोनॉमी में घूम रहा है, इसकी वजह से प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे हर एक कॉमोडिटी के। पीपल हैव मोर मनी इन द हैंड्स with which they compete each other in the commodities market for buying the same old stock of goods। अब रीज़न क्या है, आप सोच रहे होंगे कि पैसा एक तो ज़्यादा आ गया लोगों के पास, तो प्राइस क्यों बढ़ेंगे भाई, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास मोर मनी, बहुत ज़्यादा मनी हो गया अब उनके हाथों में। अब एक दूसरे के साथ कंपटीशन लड़ेंगे कमोडिटीज़ को ख़रीदने के लिए। जो भी स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पहले ही हो रखा है, अब लोग compete करेंगे दूसरे से। अब जैसे कि गोल्ड की बात कर लें तो लोग
गोल्ड के लिए या हर छोटी मोटी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, अंधा पैसा है। अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज तो उतने ही हैं, तो लोग ज़्यादा पैसे भी दे देंगे। बोलेंगे अरे भाई तो ले 2,000 ऊपर ले, तो 5,000 ऊपर ले, लेकिन ये चीज़ तुम मेरे को दे, मेरे पास पैसा है। हर बंदा ऐसे बोलने लगेगा क्योंकि लोगों के पास तो पैसा है। As too much money is now chasing the same old quantities of output. अब टू मच मनी है, लोगों के पास बहुत पैसा है, और लेकिन आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रखा है, गुड्स प्रोड्यूस हो रखे हैं, वो उतनी ही क्वांटिटी में है। ओल्ड यानी उतनी ही क्वांटिटी में है जितने हैं। आउटपुट कम हो गया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा पैसे फेंक फेंक के मारेंगे, ले भाई ले, तू ये ले, मेरे को चीज़ दे, ये मेरे बीवी बच्चे मांग रहे हैं घर पे। सो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस की वजह से, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होने की वजह से हर प्राइस बढ़ जाएगा, हर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा एकदम से, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन बेचारे गरीब, उनके पास तो उतने ही पैसे ना, वो बेचारे कहाँ जाए, है ना। RBI ऑफन इंटरवेंस विद इट्स इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रिवेंट सच एन आउटपुट। सो RBI क्या करता है, इंटरवेंस यानी इंटरफेयर करता है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से इन सब चीज़ों के साथ डील करता है। सो अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा या क्या था, RBI विल अंडरटेक एन ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब ये पैसा इतना ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई इतनी बढ़ गई, अब RBI क्या करेगी। RBI मैं बताती हूँ क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच देगी। ठीक है, कितने रुपए की बेचेगी, जितने रुपए का फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में इन्फ्लो यानी आया है। सपोज़ 1,000 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में अगर आया, तो 1,000 रुपये का मनी सप्लाई एक्स्ट्रा हो गया हमारे देश में। अब लोगों के पास 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि 1,000 ही रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच देगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने के बाद पता है क्या होगा, लोग जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे, और जो वो 1,000 रुपये लोगों के पास एक्स्ट्रा था वो RBI के पास वापस आ जाएगा। लोगों के हाथ में तो क्या आ गया, सिक्योरिटीज़, कुछ पेपर्स, बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें लोगों के हाथ में गए, कागज़ का टुकड़ा गया, लेकिन जो पैसा था, रियल कैश था, वो RBI के हाथ में गया 1,000 रुपये का। तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा कि 1,000 रुपये पहले एकदम से बढ़ गए मार्केट में, और फिर RBI ने जैसे ये सिक्योरिटीज़ बेची, लोगों ने ये सिक्योरिटीज़ खरीद ली, और वो जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा थे वो वापस RBI के पास आ गए। तो इससे जो अपना हाई पावर्ड मनी है और मनी सप्लाई है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि 1,000 आए और 1,000 साथ के साथ चले भी गए। इसी प्रोसेस को जो है हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे हम हर टाइप के एक्सटर्नल शॉक से बच जाते हैं, RBI हमें बचाती है। ठीक है, सर वीडियो ख़त्म।